फिजन का मतलब होता है ब्रेक करना या तोड़ना, ठीक है। अब न्यूक्लियर फिजन का क्या मतलब है कि जब हम न्यूक्लियस को ब्रेक कर देते हैं दो पार्ट्स में, तो जब हम न्यूक्लियस को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अब वो एनर्जी आई कहाँ से है, तो देखिए हमने क्या किया था, हमने एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन को जब ऐड किया, तो ऐड करके जब हमने न्यूक्लियन बनाया तो न्यूक्लियन का कुछ मास आया। जो न्यूक्लियन का मास आया वो मास कम था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के सम से। इसका मतलब कुछ मास डिफेक्ट आ गया था। तो वो जो मास डिफेक्ट आया, वो मास डिफेक्ट किस काम में आ गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और उससे न्यूक्लियर एनर्जी मिली, ठीक है। तो जब हम न्यूक्लियस को वापस से ब्रेक डाउन करेंगे तो वो जो न्यूक्लियर एनर्जी हमें मिली थी, वो न्यूक्लियर एनर्जी वापस से रिलीज हो जाएगी। अब वो किस तरह से रिलीज होगी और कितनी रिलीज होगी, इसके बारे में समझते हैं। और न्यूक्लियर फिजन क्या है, तो वो हम पहले स्मॉल डेफिनेशन लिख देते हैं। एक बच्चों वाली डेफिनेशन आपने हमेशा से पढ़ी होगी, तो देखिए, व्हेन बिगर न्यूक्लियस is broken down into daughter nuclei, then huge amount of energy will be released. ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ठीक है। अब वो एनर्जी कैसे रिलीज होगी वो देखिए, वो समझते हैं। तो देखिए न्यूक्लियर फिजन के बारे में, तो देखिए कि जब आप किसी भी ऑफ फिजन होता कैसे है, किसी भी बड़े न्यूक्लियस को, बड़ा न्यूक्लियस कौन सा, दैट इज यूरेनियम। यूरेनियम जिसका जो मास नंबर है दैट इज 235 और इसका एटॉमिक नंबर है क्या, 92। जब इस यूरेनियम को हिट किया जाता है किसी न्यूट्रॉन से जिसके पास सिर्फ मास ही मास है, चार्ज कुछ है नहीं, तो ये जो बन जाता है दैट इज अनस्टेबल यूरेनियम, दैट इज 32 to 36। ये स्टेबल यूरेनियम है, ये अनस्टेबल यूरेनियम हो गया। अनस्टेबल यूरेनियम कैसे, देखिए अनस्टेबल यूरेनियम का मतलब क्या है, देखिए कैसे ये अनस्टेबल यूरेनियम बना कि ये एटम है, ये न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 ऐसे भरे पड़े हैं इसके अंदर। अब क्या हुआ कि जब ये न्यूट्रॉन जाएगा और न्यूट्रॉन जाके इस न्यूक्लियस को हिट करेगा, तो हिट करके न्यूट्रॉन इस तरह से हिट करे कि इसको पेनिट्रेट करके बाहर ना निकल जाए, बल्कि इसके अंदर ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाए। जब ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है तो होता ये है कि इसके ग्रेटर मास की वजह से अब बाइंडिंग एनर्जी, तो इसके पास जो भी इसके पास बाइंडिंग एनर्जी थी वो इतने सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन को संभालने के लिए थी, लेकिन जैसे ही एक न्यूट्रॉन और आ जाता है, ये जो न्यूक्लियस है ये अनस्टेबल हो जाता है। और ये न्यूक्लियस जब अनस्टेबल हो जाता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। तो जब ऐसा होता है तो पहले क्या हुआ, आपने न्यूट्रॉन को हिट करवाया स्टेबल यूरेनियम से, दिस इज स्टेबल यूरेनियम, और ये क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो चुका है अब, क्योंकि इसने एब्सॉर्ब कर लिया है किसको, न्यूट्रॉन का, ठीक है। चलिए अब उसके बाद ये यूरेनियम ब्रेक डाउन हो जाएगा दो पार्ट्स में। वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, दैट इज बेरियम एंड क्रिप्टॉन, उसमें ये ब्रेक डाउन हो गया। तो दिस इज बेरियम जिसका एटॉमिक नंबर 56 और मास नंबर 144, प्लस क्रिप्टॉन जिसका एटॉमिक नंबर 36, मास नंबर 89। और वो जो अनस्टेबल यूरेनियम था, वो जो ब्रेक डाउन हो गया,
उसके अंदर से फिर 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे। क्या समझ में आ गई बात? और जो एनर्जी हमें मिलेगी, जो एनर्जी हमें मिलेगी यहां से, जो एनर्जी मिलेगी दैट इज 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी हमें बाहर मिलेगी। अब देखिए, तो ये है न्यूक्लियर फिजन। ये फिजन वो है जो आज की डेट में जिसको हम क्लीन एनर्जी कहते हैं। क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और इसकी हेल्प से अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का सबसे, लगभग शायद सबसे नया और सबसे क्लीन सोर्स यही है, और मैसिव एनर्जी इससे प्रोड्यूस की जा सकती है। अब देखिए, ठीक है, हम कर लें इससे, लेकिन हमारे पास और भी तो सोर्सेज हैं, जैसे वाटर एनर्जी है, हाइड्रो, थर्मल, लेकिन थर्मल के लिए कोल चाहिए होता है और कोल लिमिटेड है। अब आगे अगर बात करें तो बात हाइड्रो की, तो हाइड्रो बनाने के लिए आपको वाटर चाहिए। अब वाटर की स्कार्सिटी इतनी ज़्यादा है कि जहाँ डैम्स बनाए गए थे, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, तो वो डैम्स भी कुछ काम के नहीं रहे। कुछ जगहों से अभी भी सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन कुछ जगह ऐसा हुआ है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम किसी और सोर्स पे स्विच करें। तो वो सोर्स कौन सा है? दैट इज न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर फिजन से हम इलेक्ट्रिसिटी बना तो सकते हैं, लेकिन इस न्यूक्लियर फिजन के साथ कुछ प्रॉब्लम हैं। वो प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, किसी भी चेंबर में जहां आप न्यूक्लियर फिजन करते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि किसी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ये न्यूक्लियर फिजन हो रहा है वहाँ कोई पर्सन जा सकता है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पहले ही न्यूक्लियस रख दिए जाते हैं, और न्यूक्लियस रखने के बाद वहाँ पे एक बार रिएक्शन स्टार्ट करवा दिया जाता है बाहर से, और फिर उसके बाद वहाँ पे कोई भी इसको अरेंजमेंट को बदल नहीं सकता। जो अरेंजमेंट जैसे है वैसे ही बना रहता है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई भी न्यूक्लियस ब्रेकडाउन हुआ तो दिक्कत ये है कि इस न्यूक्लियस के ब्रेकडाउन होने से 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन है, ये 3 अलग अलग वो न्यूक्लियस को हिट करेंगे। अब ये जो 3 को हिट किया, यहां से अगेन 3 निकलेंगे, ये 3 निकलेंगे, ये यहां पे 9 को हिट करेंगे, ये 9 निकलेंगे 27 को हिट करेंगे, ये 27 निकलेंगे 81 को हिट करेंगे, 81 निकलेंगे 243 को हिट करेंगे। इसका मतलब ये 3 की पावर n में ये रिएक्शन ये होता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। सुनने में ये थोड़ा मजेदार लग रहा होगा कि ठीक है, हमने काम इतना सा किया कि एक न्यूट्रॉन को हिट कर रहा है, वो न्यूट्रॉन बाहर निकला, उसने इतना बड़ा रिएक्शन कर दिया। लेकिन सवाल ये कि जब इतना ज्यादा रिएक्शन होगा ये, तो उससे जो एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। मुश्किल तो बहुत दूर की बात है। तो जब उसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा, तो वहां पे ब्लास्ट के चांसेस होंगे ही होंगे। तो इसलिए चेन रिएक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है न्यूक्लियर फिजन में है। वो चेन रिएक्शन क्या है? व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस 3 न्यूट्रॉन्स released from reaction, and those 3 neutrons will hit another 3 nucleus, and then 9 neutron will come out, and this will go on and the energy released during
this chain reaction will be uncontrollable, वो कंट्रोल नहीं हो सकती। तो ये प्रॉब्लम पहली है, ठीक है। इस एनर्जी को आप याद रखिएगा, कितनी मिली, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे, फिजन से। मैं अब कर रहा हूं बाकी पार्ट। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई, ये पहली प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम्स कुछ और भी हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ही हम एक फिजन रिएक्टर बनाएंगे, और वो फिजन रिएक्टर कैसा होगा वो हम बाद में देखेंगे। पहले तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम नंबर 2, जो हमें यूरेनियम मिलता है वो यूरेनियम प्योर नहीं मिलता, वो हमेशा ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, उसकी ऑक्साइड फॉर्म में होता है। तो जो ऑक्साइड फॉर्म में यूरेनियम होता है वो इतना ज़्यादा प्योर नहीं होता कि जिससे हमें इतना सही या इस तरह का रिएक्शन मिल जाए। तो उसके लिए फिर हम कुछ और टेक्निक्स लगाते हैं। तो फिलहाल तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है, इम्प्योर यूरेनियम। यूरेनियम क्या है, इम्प्योर। एंड थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, न्यूट्रॉन बाहर निकलता है, तो उस न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। वो स्पीड उस न्यूट्रॉन के पास कहाँ से आई, उस न्यूट्रॉन के पास वो स्पीड आई थर्मल एनर्जी की वजह से। अब वो जो न्यूट्रॉन है जो इतनी स्पीड के साथ जा रहा है, जब वो न्यूट्रॉन किसी न्यूक्लियस को हिट करता है, तो उस न्यूक्लियस को हिट करने के बाद बजाय उसको पेनिट्रेट करने के, बजाय उसमें एब्जॉर्ब होने के, ये न्यूट्रॉन उससे बाहर निकल जाता है। कहाँ से, उसे पेनिट्रेट करता हुआ बाहर निकल जाता है। मतलब हमें क्या चाहिए कि न्यूट्रॉन इस स्पीड से जाए कि जाने के बाद उस न्यूक्लियस के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाए। जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये न्यूक्लियस अपने आप अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होने के बाद ये अपने आप ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि बजाय एब्जॉर्ब होने के ये उसको पेनिट्रेट करता हुआ आगे निकल जाता है। और पेनिट्रेट करने में हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्लियस ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप घेरा बना के खड़े हुए हैं, वहाँ से एक तेज़ी से बच्चा भागता हुआ आया, आप क्या है, न्यूक्लियस है, वो बच्चा क्या है, प्रोटॉन है। वो बच्चा बहुत तेज़ी से आया, आप लोग साइड हटे, वो बच्चा निकल गया, ठीक है, और आप वापस से वैसे ही खड़े हो गए। तो ये क्या हुआ, ये न्यूक्लियस का एग्जाम्पल है कि वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो पेनिट्रेट करता हुआ निकल जाता है। वो कोई वॉल थोड़ी ना है, यहाँ पे कोई वॉल थोड़ी ना बनी हुई है, ये तो सारा स्ट्रक्चर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है। वो यहाँ बीच से पेनिट्रेट करता हुआ निकल जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस यहाँ पे होता है, और वापस से ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वैसे ही अरेंज हो जाते हैं। लेकिन काम तब बनेगा जब एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पे, तभी ये न्यूक्लियस को अनस्टेबल करके उसे ब्रेक डाउन कर पाएगा। और यहाँ पे एब्जॉर्ब होने के लिए जो न्यूट्रॉन की स्पीड चाहिए वो कम होनी चाहिए, लेकिन स्पीड क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। तो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन एक अगली प्रॉब्लम है। क्या समझ में आ गई बात? तो ये तो हमने 3 प्रॉब्लम्स पढ़ लिए। अब इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशंस क्या क्या किए गए। तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन के बाद ही तो आप फिजन रिएक्टर बना पाएंगे। तो देखिए सॉल्यूशंस क्या हैं इसके। देखिए सॉल्यूशंस, तो प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन, प्रॉब्लम नंबर 1 थी क्या कि चेन रिएक्शन होता है। तो देखिए चेन रिएक्शन से बचाने के लिए क्या किया गया कि यहाँ पे एक न्यूट्रॉन रखा गया, यहाँ पे और 3 न्यूट्रॉन रखे गए, ठीक है। लेकिन इसके आगे एक रॉड लगा दी, किसकी, लेड की, ठीक है। एक रॉड यहाँ पे लगा दी
इसके आगे लेड की एक रॉड लगा दी। तो जब लेड की रॉड यहाँ पे लगा दी तो यहाँ से जब ये बाहर, इनको हम कंट्रोल रॉड्स बोलते हैं, यहाँ से जब एक न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन जब बाहर निकले रिएक्शन के बाद, तो बाकी 2 न्यूट्रॉन तो एब्जॉर्ब हो गए यहाँ पे। बस इस न्यूट्रॉन ने किसको हिट किया, इस वाले न्यूक्लियस को। इसके बाद आगे फिर से रॉड लगी हुई है, यहाँ पे और भी न्यूट्रॉन्स रखे हुए हैं, न्यूक्लियस रखे हैं, लेकिन इससे जो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे वो वापस से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सिर्फ एक न्यूट्रॉन जाके हिट करेगा। मतलब कि जो रिएक्शन पहले 3 टू दी पावर n चल रहा था वो ऐसा नहीं होगा, अब ये 3 टू दी पावर 1 ही चलेगा। क्या समझ में आ गई बात? अब ये बढ़ता नहीं जाएगा, ये 1 ही चलेगा। तो एक न्यूट्रॉन 3 निकले, 3 में से 2 एब्जॉर्ब हो गए, फिर उसके बाद 3 निकले, 2 एब्जॉर्ब हो गए, 3 निकले, 2 एब्जॉर्ब हो गए, और रिएक्शन इजीली चलता जाएगा। तो जो एनर्जी इससे रिलीज होगी वो कंट्रोलेबल होगी। तो फर्स्ट क्या हो गया, दैट इज चेन reaction will be controlled by controlled rods। इसको हम फ्यूल रॉड्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड प्रॉब्लम थी कि इम्प्योर होता है यूरेनियम, ऑक्साइड फॉर्म में होता है। तो ऑक्साइड फॉर्म में जो यूरेनियम होता है उसको हम वाटर से क्लीन करके, उससे धो के, और हम उसको प्योर बना लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, एनरिचमेंट। तो प्योरिटी ऑफ यूरेनियम कैन बी improved by enrichment। क्लीनिंग प्रोसेस है ये। क्या समझ में आ गई? थर्ड प्रॉब्लम क्या थी? थर्ड प्रॉब्लम थी स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, कि न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होगी। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस जहां पे चेन रिएक्शन हो रहा है वहां पे एक मॉडरेटर यूज करते हैं। दैट मॉडरेटर विल बी इन एनी फॉर्म, वो किसी लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। तो वो मॉडरेटर जब हम यूज करते हैं तो उसकी वजह से होता यह है कि न्यूट्रॉन जब आगे बढ़ता है तो वो अपनी कुछ एनर्जी उस मॉडरेटर को देता हुआ आगे कम एनर्जी के साथ मूव करता है। तो मॉडरेटर यूज करके हम इस न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यूजिंग मॉडरेटर, और मॉडरेटर क्या यूज किया जाता है यहां पे, ग्रेफाइट यूज किया जाता है। मॉडरेटर स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन कैन बी कंट्रोल्ड, न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये थी प्रॉब्लम्स, ये थे सॉल्यूशंस। अब आगे समझते हैं कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर कैसे बनाएंगे हम। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। फिजन रिएक्टर, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम ढूंढ चुके हैं। फिजन रिएक्टर, देखिए फिजन रिएक्टर कैसा बनेगा कि, एक मिनट, फ्यूजन रिएक्टर कैसा बनाएंगे कि ये आपने एक चैम्बर ले लिया, ये आउटर मोस्ट वॉल है उसकी, ये आउटर मोस्ट वॉल है, और अंदर जो मेन चेम्बर है वो ये है, ये मेन चेम्बर है, और मेन चेम्बर को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पे ये इस तरह से आ गया।
देन फिर इसके आगे यहाँ से ये कनेक्ट किया और ये आप सोच रहे होंगे ये पता नहीं क्या है, जो भी है देखते हैं अभी, और इसको आगे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इतना पोर्शन ऐसे ही रहने देते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। अब देखिए यहाँ जो है, यहाँ पे ये मेन चैम्बर है, दिस इज मेन चैम्बर, मेन चैम्बर, ये मेन चैम्बर है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करते हैं कि ये इस तरह से यहाँ पे फ्यूल रॉड्स लगी हुई हैं, ये फ्यूल रॉड्स लगी हैं, दीज आर नोन एज व्हाट, दीज आर फ्यूल रॉड्स, ये फ्यूल रॉड्स हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज कंट्रोल रॉड्स। और यहाँ पे एक मॉडरेटर है यहाँ पे, दैट इज मॉडरेटर काय का है, ग्रेफाइट का मॉडरेटर है। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पे रिएक्शन चलता है, तो रिएक्शन की वजह से यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हीट पैदा होती है। अब हीट जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पे वाटर फ्लो करवाया जाता है। वाटर कौन सा है, यहाँ पे ये हैवी वाटर होगा, हैवी वाटर या फिर सोडियम। हैवी वाटर यहाँ से यहाँ फ्लो करवाया जाता है, वो किस लिए कि जब हैवी वाटर फ्लो करवाया जाता है तो ये हैवी वाटर इस यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है उसकी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी हीट ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसके बाद ये वाटर यहाँ से पास करवाया जाता है एक फाइन ट्यूब से, यहाँ पे एक फाइन ट्यूब बना दी जाती है, इस फाइन ट्यूब से ये वाटर पास करवाया जाता है। जब ये वाटर फाइन ट्यूब से पास हो जाता है, यहाँ से पास हो जाता है, तो ये वाटर अपनी हीट यहाँ पे दे देता है और वापस से ये क्या हो जाता है, ये वापस से कूल हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही फंक्शन है जैसा आपने रेफ्रिजरेटर में पढ़ा था। जब वो फाइन ट्यूब से एयर पास होती है तो उस प्रेशर की वजह से उसकी जो हीट है वो हीट बाहर रिलीज हो जाती है, और जब यहाँ प्रेशर से प्रेशर कम हो जाता है तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो हीट जो यहाँ पे मिली है उसकी वजह से हुआ क्या कि ये वाटर क्या है, ये स्टीम मिल गई। अब ये जो स्टीम है यहाँ पे, वो स्टीम फ्लो करेगी यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे हमने बना दिया है एक इस तरह से टरबाइन चेंबर, दिस इज टरबाइन चेंबर। ये टरबाइन चेंबर बना दिया है जो स्टीम की हेल्प से टरबाइन रोटेट करेगा, और टरबाइन को आगे हमने लगा दिया एक जनरेटर से जिसमें एक नॉर्थ और एक साउथ पोल है, दिस इज जनरेटर। दिस इज द मॉडरेटर ग्रेफाइट का हो गया, हैवी रॉड्स हो गई, सॉरी हैवी वाटर हो गया हीट को एब्सॉर्ब करने के लिए, और यहाँ स्टीम बन गई। क्या समझ में आ गई? दिस इज द फिजन रिएक्टर, ये फिजन रिएक्टर है। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गई? इस तरह से फिजन रिएक्टर बनाया जाता है। तो इसकी थ्योरी आप लिख सकते हैं, हालांकि कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो रिएक्शन टेक्स प्लेस, देन द मेन चैम्बर गेट्स heated and that heat will be absorbed by the heavy water flowing through the walls outside the main chamber. That heavy water will pass through the tube and it will release its heat to that tube, and here there is some water. यहाँ पे कुछ water होगा, यहाँ पे जो water होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? That will converted into steam, वो steam में कन्वर्ट हो जाएगा, और आगे इस स्टीम को, सॉरी मैं इसको ऐसे कर, आगे इस स्टीम को हम कहाँ ले जाएंगे? इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे है H2O, ये जो H2 है वो इस हैवी वाटर की वजह से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये स्टीम में जो कन्वर्ट हो जाएगा वो स्टीम आगे टरबाइंस पे ले जाकर डाल दी जाएगी। सो ये कंप्लीट इसका प्रोसेस है जो आप लिख देंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए, व्हेन reaction takes place मेन चैम्बर। अच्छा, मेन चैम्बर की जो
वॉल्स होती हैं वो 1 मीटर मोटे स्टील से बनी होती हैं। मेन चैम्बर gets heat up, then its heat will be taken out by heavy water flowing along the walls of main chamber। ठीक है, that heavy water then passes through a tube in H2O। ये ट्यूब कहाँ है? H2O है में है। Then due to extreme heat of heavy water, H2O will convert into steam। H2O will convert into steam, and that steam will be passed to turbine chamber, which will used to generate इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आएगा। दिस इज फ्यूजन रिएक्टर। ठीक है, नेक्स्ट इज रिस्क इन फिजन। नंबर 1 रिस्क, पहला रिस्क कि ये जो रेडिएशन होता है वो रेडिएशन मतलब यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो इससे जो रेडिएशन होता है वो सच में अपने आप में बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो अगर इसकी वजह से कुछ हो जाता है, अगर कहीं से रेडिएशन लीक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है वो, ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए बल्कि और कंप्लीट एनवायरनमेंट के लिए, सभी के लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो रेडिएशन के लीकेज के जो उसका खतरा होता है वो बना ही रहता है। तो इसका जो रेडिएशन होता है वो रेडिएशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। रेडिएशन इज डेंजरस। तो मैंने ये नहीं लिखा कि ये ड्रॉबैक्स हैं इसके, लेकिन ये रिस्क हैं इसके साथ। ड्रॉबैक का मतलब है कि उसके बिना वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। रिस्क का मतलब है पॉसिबल हो गया, विद रिस्क पॉसिबल हुआ है। अब देखिए अगला इसमें जो रिस्क है वो ये है कि जो एनरिचमेंट हम करते हैं, एनरिच का मतलब है कि जब हम यूरेनियम को प्योर करते हैं पानी से साफ करके, तो पानी से साफ करके हमने यूरेनियम को तो प्योर कर दिया, लेकिन अब वो जो पानी है वो भी रेडियो एक्टिव हो चुका है। अब उस पानी को हम क्या करेंगे? पानी को क्या करेंगे? हम उसको जलाएंगे तो वो हमारे एयर को पॉल्यूट करेगा, या हम उसको ऐसे ही बहा देंगे तो वो वाटर भी क्या है? वो वाटर भी हार्मफुल है। वाटर became harmful due to enrichment की वजह से वाटर हार्मफुल हो जाता है। तीसरा कि जो आपने यूरेनियम को ब्रेक किया क्रिप्टन और बेरियम में, तो वो जो क्रिप्टॉन और बेरियम है वो भी अपने आप में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, वो भी रेडियो एक्टिविटी शो करते रहते हैं। तो उनको ऐसे ही नहीं फेंका जा सकता, उनको स्टोर करके रखा जाता है जब तक कई सालों में वो अपने आप खत्म नहीं हो जाते, तो वो भी अपने आप में डेंजरस हैं। तो न्यूक्लियर वेस्ट अपने आप में एक प्रॉब्लम है।
तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये रिस्क हैं न्यूक्लियर फिजन के। अब बात करते हैं आगे और लास्ट टॉपिक दैट इज फ्यूजन।